नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे और आखिरी दौर के मतदान से पहले बीजेपी जो है वो बीजेपी और चुनाव आयोग पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल दूसरे चरण से पहले चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का नया पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया। और इस नियुक्ति के फौरन बाद अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। ये वही वीडियो है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वीडियो में वो फाल्टा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के घर के पास खड़े हुए हैं और कहते हैं कि जहांगीर के घर वाले खड़े हैं, उसको बता देना कि कायदे से रहे। ये बार बार जो खबर आ रही है कि जहांगीर के लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना और पछताना मत। ज़रा सुन लेते हैं इनकी जुबानी। बहुत बड़े आदमी हैं भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संरक्षण में माने जाते हैं और भेजे गए हैं पश्चिम बंगाल में। वहाँ के तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, मतदाता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको धमकाने के लिए। और एनकाउंटर मास्टर, सिंघम 2, तो कुछ क्या 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 नहीं कहा जा रहा है इनके बारे में। ज़रा सुन लीजिए इनकी जुबानी, सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। देख लिया, धमकी सुन लिया आपने। ये उत्तर प्रदेश बिहार अंदाज की धमकी है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। जो भी अंदाज हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, ये धमकियां ठीक नहीं हैं। ये आपने देख लिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस वीडियो पर पुलिस अधिकारी यानी अजय पाल शर्मा का मजाक उड़ाते हुए और उन्हें योगी का करीबी बताते हुए क्या कुछ लिखा है, जरा उसको दिखाता हूं। यहाँ महुआ मोइत्रा लिख रही हैं, मेरा फेयर एंड लवली बबुआ डॉक्टर अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभाल के कीजिए। ये लिख रही हैं यहाँ महुआ मोइत्रा। आपको बता दें कि जिस लहजे में अजय पाल शर्मा ने धमकी दी है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी केबीएस सिद्धू ने लिखा है। जी हाँ, पूर्व आईपीएस अधिकारी है केबीएस सिद्धू। उन्होंने जो कुछ लिखा है जरा आपके सामने लाता हूं। उन्होंने लिखा है कि मैंने विभिन्न राज्यों में 3 अलग अलग लोकसभा चुनावों में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया है। हमें जो मूल नियम सिखाया गया था वो सरल था। एक चुनाव पर्यवेक्षक चुनाव आयोग की आंखें और कान होता है, लेकिन उसे चुप रहना चाहिए। यानी ऐसा ही काम कर चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी ने साफ साफ बताया है कि इस तरह धमकी देना नैतिकता के खिलाफ है, नैतिक तौर पर यह सही नहीं है और पद की मर्यादा के भी खिलाफ है। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी डॉक्टर पाल के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम न इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो यहाँ साफ साफ बता दिया है अखिलेश यादव ने कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो क्या होगा। और आप जान रहे हैं, किसी की भी सरकार, चाहे आज बीजेपी की सरकारें हैं कई राज्यों में, तो शाश्वत ये परमानेंटली माफी चाहूँगा, परमानेंटली किसी की सरकार कहीं नहीं रहने वाली है।
और इसीलिए कल को अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती है तो अजय पाल शर्मा का क्या हाल होगा वो बता दिया है यहाँ पर अखिलेश यादव ने। तो अजय पाल की नियुक्ति पर एक तरफ टीएमसी ने सवाल उठाए हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उन्हें संभल और रामपुर में भाजपा का परखा हुआ एजेंट कहकर यह संदेश दे दिया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने तो अब तक इन आरोपों पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी ने अजय पाल शर्मा की मौजूदगी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी बताया है। पुलिस निरीक्षक के वीडियो को धमकी और गुंडागर्दी के खिलाफ कड़ा संदेश बताते हुए बीजेपी ने इसकी सराहना की है और कहा है कि शर्मा जैसे अधिकारी की मौजूदगी टीएमसी के गुंडा तंत्र पर लगाम लगाएगी। ये बयान ही बताते हैं कि वहां क्या चल रहा है, बीजेपी चाहती क्या है। और ये काफ़ी है कि चुनाव आयोग को ये बताने के लिए काफ़ी है कि चुनाव आयोग को बीजेपी की टीम का हिस्सा क्यों कहा जाता है। यहाँ तक कि साफ साफ मुझे बीजेपी का चुनाव आयोग को बीजेपी का बी टीम कहा जाने लगा है। वैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की कामकाज की शैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जैसे चुनाव आयोग ने सोमवार 27 अप्रैल को ही कल उपद्रवियों की एक नई लिस्ट जारी की थी, जिसमें दूसरे दौर की 142 विधानसभा सीटों में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हजारों लोगों के नाम शामिल हैं। इसको जारी किया गया अखबारों में। इन सभी सीटों पर कल मतदान होना है। 142 सीटों पर चुनाव आयोग द्वारा जारी इस लिस्ट को एहतियाती कार्रवाई या हिरासत में लेने के अनुरोध के साथ जारी किया गया है। यानी चुनाव आयोग एहतियातन अपनी लिस्ट में दिखाए गए उपद्रवियों को हिरासत में ले सकता है, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि इससे टीएमसी के लिए बूथ संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उसके हजारों ऐसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लेंगे, एहतियातन ले लेंगे, तो फिर उनके बूथ कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो बीजेपी के पक्ष में लगातार इसी तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जो सीधे सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। टीएमसी का तो यह दावा भी है कि केंद्रीय बलों के जवान आधी रात को टीएमसी के लोगों को धमका रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है टीएमसी ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने देश भर के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 3,400 कंपनियों सहित 34 लाख केंद्रीय बल कर्मियों को तैनात किया था। लेकिन अकेले बंगाल में इस चुनाव के लिए उन्होंने 2400 कंपनियों और 24 लाख केंद्रीय बल कर्मियों को 95 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। समझ लीजिए, यहां पर कहां, वहां 34 लाख थे और पूरे देश में, और यहां पर 24 लाख ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में। और 95 पुलिस पर्यवेक्षक भी हैं, जिसमें से वो साहब भी हैं आईपीएस अजय पाल शर्मा। और किस लिए किया है? वे आधी रात को छापे मार रहे हैं, आम नागरिकों और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों में रात के अंधेरे में घुस रहे हैं, परिवारों को आतंकित कर रहे हैं यानी धमका रहे हैं, मतदाताओं को डरा रहे हैं, पतियों की अनुपस्थिति में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये बात यहां इसमें शामिल प्रत्येक अधिकारी और पर्यवेक्षक को चेतावनी, यहां पर इन्होंने चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि अपने कार्यों के बारे में बहुत सोच समझकर निर्णय लें। अपने द्वारा किया गया प्रत्येक असंवैधानिक और अवैध और अनैतिक कृत्य कानून के पूर्ण बल से दंडित किया जाएगा। आपको चाहे जिस भी राज्य से आप आते हों, चाहे आपको कितना भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, वहां से घसीट कर बाहर निकाल दिया जाएगा और आपके अपराधों की सजा दी जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये टीएमसी का कहना है। टीएमसी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग कुछ कहेगा या नहीं, यह देखना होगा। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है चुनाव आयोग की तरफ से। इस बीच जिस तरह से बीजेपी 4 मई को टीएमसी के जाने का ऐलान कर रही है और जिस भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी के लिए कर रही है, उस पर भी टीएमसी ने बीजेपी को आज घेरा है। टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ममता बनर्जी को खुलेआम जान से मारने की धमकी मिल रही है। टीएमसी ने एक पोस्ट में लिखा है, क्या लिखा है जरा आपके सामने रखता हूं, कि बलात्कार की धमकियों और घृणित अपमानजनक कार्टूनों के प्रसार के बाद भाजपा अब श्रीमती ममता ऑफिशियल के खिलाफ यानी ममता बनर्जी के खिलाफ खुलेआम जान से मारने की धमकियां देने पर उतर आई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, डराएगा तो ठोकाएगा दीदी।
डराएगा तो ठोकाएगा दीदी, जिसका अर्थ है अगर तुमने हमें डराने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी दीदी। 3 बार चुनी गई मुख्यमंत्री और फिर यही भाजपा का प्रस्ताव। इस बीच चुनाव आयोग खामोशी से बैठे हैं, एक मूक सहभागी दर्शक। यही है भाजपा का बंगाल के लिए परिवर्तन का सपना। वे उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर विकसित अपनी गोली मारो और ठोक दो संस्कृति को बंगाल में स्थापित करना चाहते हैं। और इस धमकी भरे माहौल को शीर्ष स्तर से मंजूरी मिली है, खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यों से। अगर दीदी के बारे में वे इस तरह बात करते हैं तो ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये भगवा गुंडे बंगाल की आम माताओं और बेटियों पर क्या कहर बरपाएंगे। लेकिन ये शब्द याद रखिए, बंगाल भूलता नहीं है, बंगाल माफ नहीं करता। अपनी बेटी के खिलाफ इस अपमान, इस धमकी का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि वोटों से दिया जाएगा। 4 मई को बंगाल अपनी आवाज बुलंद करेगा। तो टीएमसी का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए दोस्तों, बहुत कुछ रख चुका हूं, बहुत कुछ अभी रखना बाकी है, लेकिन पहले आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस न्यूज़ पॉइंट में कि बंगाल की इस गर्माती सियासत में आखिरी में सत्ता की रोटी कौन पका पाएगा और किसके हाथ इस आग में झुलसेंगे। जी हाँ, वोटिंग से पहले बंगाल में बवाल और उल्टा पड़ा बीजेपी का दांव। तस्वीर से तो आप यही समझेंगे कि उल्टा पड़ गया है। और जिस ढंग से टीएमसी बातें कर रही है, टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक बात यहाँ और बता दूँ, 294 सीट टोटल, 294 पर्यवेक्षक, इसमें से 62% पर्यवेक्षक भाजपा शासित राज्यों से बुलाए गए, 62%। और उनमें से 45 पर्यवेक्षक यानी 45 ऑब्जर्वर, और ये जो ऑब्जर्वर्स आए हैं उसमें से मैक्सिमम आईएएस आईपीएस ऑलमोस्ट। और ये जो आईएएस आईपीएस हैं इनमें से 45 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात से आए हैं। 45 ऑब्जर्वर गुजरात से आए हैं। टोटल 62%, 62% भाजपा शासित राज्यों से वहां बुलाए गए हैं पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कर दिया है। यहां पर नरेंद्र मोदी जाकर सिक्किम में फुटबॉल खेलते हैं और उसके बाद तुरंत पहुंचते हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। भी अभी ही याद आ रहा है क्योंकि वहां से भाषण देना है, वहां से महिलाओं को साधना है, वहां से उनका जो भोंपू मीडिया है उसका प्रसारण कर रहा है देश भर में। यह सब बंगाल के लिए है। क्या इसके बाद भी बंगाल में सत्ता नसीब होगी बीजेपी की? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय करवाता हूं। हमारे साथ देखिए अनिल सिन्हा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल कोलख्यान जी, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जल्दी से स्वामी जी, ये ठोक दो पॉलिटिक्स जिसमें सीधा सीधा अब तो आके ठोकने वाली बात कर रहे हैं। इनके बयान को अगर ध्यान से नहीं सुने हो तो बोलिए, तो दोबारा सुनवा देता हूं। लेकिन ये ठोक दो पॉलिटिक्स जो है, आईपीएस ऑफिसर्स को बुलाकर अगर यही पॉलिटिक्स करती है तो बंगाल की जनता क्या इसके लिए तैयार है? बंगाल को बहुत नज़दीक से आप जानते हैं। अभी चुनाव से अभी 10 दिन पहले आप बंगाल से लौट के आए हैं। जरा समझना चाहता हूं क्या होने जा रहा है बंगाल में। कल सेकेंड फेज 142 सीटें। राजीव जी, अपने जीवन काल में पहली बार मुझे डर लग रहा है। अपने भारत माता के लिए डर लग रहा है, अपने देश के लिए डर लग रहा है। देश किन लोगों के हाथ में चला गया है। जब 2024 के पहले इन लोगों के कैंडिडेट्स ने कहा था कि संविधान को बदल देंगे, मुझे समझ में आ रहा है कि संविधान को कैसे बदल रहे हैं और देश के लिए खतरा बन गए। देखिए, जिस प्रकार से ऑब्जर्वर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ मीटिंग कर रहा है और एक ऑब्जर्वर जाकर एक कैंडिडेट के घर में जाके उसके महिला और बाकी लोगों को डरा रहा है। कानून देखिए, व्यक्ति को सबको पता है। मेरे को भी कानून के अनुसार काम करना है, पुलिस अधिकारियों को भी अनुसार काम करना है, देश के हर नागरिक को जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार काम करना है। अगर कोई आदमी गलती करता है, अगर जागीर खान ने कोई गलती की है तो ये शर्मा जी को अधिकार था कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते और उस पर कानूनी कार्रवाई करते। लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि बिना मुकदमा दर्ज कराए ये जाके परिवार की महिलाओं को डांटना और डराना।
कि मैं ठीक कर दूंगा, ये मेरे ख्याल से ये बिल्कुल असंवैधानिक है और देश को खतरे की ओर ले जा रहा है। आपने कहा देखिए चुनाव में क्या होगा, बंगाली कैसे बदला लेंगे। मेरे ख्याल से शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोक दी है। जैसे पहले उल्टा लटकाने वाली बात हुई थी, उन्होंने सीरियसली ले लिया और उन्होंने कहा कि चलिए उनके कैंडिडेट्सी को मैं उल्टा लटका देता हूं, जिसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार से सेंट्रल रिजर्व पुलिस वहां पे लगाई गई है और जिस प्रकार से लाखों वहां पे लगाए गए हैं और सेंट्रल रिजर्व पुलिस लोगों के यहाँ जा जाके उनको इंस्ट्रक्ट कर रही है और डरा रही है, मुझे इस बात का भी खतरा है। और उसके बाद का भी खतरा है, मुझे इस बात का खतरा है कि वहां पे लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा या यही गुजरात के ऑब्जर्वर्स और ये जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लोग हैं ये वोट डालेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग अपना खेल कर देगा। मैं तब तक चिंतित नहीं हूं, कौन चुनाव जीतता है हारता है ये प्रश्न नहीं है, उसके बाद क्या होगा मैं उसके लिए चिंतित हूं। और जैसे आज अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया है और अखिलेश यादव ने खुलेआम कहा है, देखिए देश को ये तोड़ने का षड्यंत्र है, साउथ इंडिया को तोड़ दो, बंगाली स्पीकिंग लोगों को तोड़ दो। और वास्तविकता में जो शर्मा जी ने किया है, अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है। और आपने देखा है बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी जेल के अंदर जाते हैं क्योंकि कानून का उल्लंघन करते हैं। जो ये अधिकारी होते हैं इनको संविधान को और कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जहांगीर खान पे अगर कोई केस रजिस्टर्ड था और वो मान लीजिए अदालत में वो केस को लड़ रहा था, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अगर इनके पास सूचना थी तो बिना पुलिस में रिपोर्ट दिखाए हुए, बिना एफआईआर लिखाए हुए ये कैसे वहां सेंट्रल पुलिस के साथ गए और जाके इन्होंने वहां पे लोगों को धमकाया। आपको दो घटनाएं, राजीव जी थोड़ा सा वेशांतर हो रहा है, ये है विश्व गुरु भारत की स्थिति और मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप देखिए उड़ीसा के अंदर एक व्यक्ति की बहन मर जाती है, उसका जब वो बैंक जाता है कि मेरे बहन के लिए मुझे बैंक से पैसा निकालना है और उसका ये बैंक अकाउंट है, बैंक अधिकारी कहते हैं कि नहीं उसके दस्तखत की आवश्यकता है, वो कंकाल को निकाल के लाता है, कंकाल को बैंक अधिकारियों के सामने रख देता है, ये मेरी बहन का कंकाल है। ये है विश्वगुरु मेरे देश की, मेरी भारत माता की स्थिति। बिहार के अंदर एक कर्मचारी, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है, उसको ये प्रूफ देने के लिए कि वो बीमार है, उसको छुट्टी की आवश्यकता है, उसकी सरकारी नौकरी न चली जाए, अपने हाथ में ड्रिप लगा के अधिकारियों के पास जाती है, मेरे हाथ में ड्रिप लगा हुआ है, देख लो कि मैं बीमार हूं। देखिए ये वास्तविकता है। और अभी जो आपने नीचे आपके यहाँ लाइन चल रही थी कि एयरलाइंस अब ये कह रही है, जैसे उस दिन प्रशांत जी ने बताया था कि लुफ्तांसा ने हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं और अगर हमारे देश की एयरलाइंस भी कह रही हैं कि अगर आपने वैट कम नहीं किया तो हम फ्लाइट्स को रद्द कर देंगे। देखिए बड़ी भयंकर स्थिति है, कल वोटिंग हो जाने दीजिए। और उसके बाद $111 पर बैरल का तेल हो गया है आज राजीव जी, 94 रुपए 50 पैसे का रुपए का $1 हो गया है। जो हमारे देश का आयात है और तेल के दाम भी डबल हो गए हैं और रुपए के दाम भी इतने कमजोर हो गए हैं, उसके बाद हमारी देश की जो आर्थिक स्थिति होगी। और आखिरी बात कहता हूं राजीव जी, अगर आपने ध्रुव राठी का वो वीडियो देखा है, 150 साल के बाद ध्रुव राठी बता रहे हैं कि जो एल नीनो की स्थिति है और जो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बता रहे हैं, 150 साल के बाद ये भीषणतम गर्मी और इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है मेरे देश के अंदर। मेरे देश के नीति निर्धारकों को उसका सामना करने के बजाय देश के अंदर हिंदू मुसलमान, रोहिंग्या और घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। और बिहार के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर एक भी घुसपैठियों को या एक भी रोहिंग्या को सामने लेके नहीं आए हैं। और ये बंगाल की बात देखिएगा, जहां अगले इलेक्शन होंगे वहां जाके घुसपैठिए और रोहिंग्या की बात करेंगे। ये देश को तोड़ रहे हैं। मैं अपने देश के लिए चिंतित हूं। जितनी जल्दी ये सत्ता से चले जाए मेरा देश रक्षित होगा। लेकिन वास्तविकता में ये संविधान को और हमारे देश की एकता जो अखंडता है उसके लिए खतरा बन गए। जी जी, कल पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में क्या सूरत हाल है, जरा प्रफुल्ल जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। फिर प्रशांत जी हैं, अनिल जी हैं, अमलेंदु जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी जरा जल्दी से ये बताइए कि सूरत हाल, और ये अजय पाल शर्मा आईपीएस उत्तर प्रदेश काडर और कह रहे हैं अखिलेश यादव कि रामपुर वाला हाल, संभल वाला हाल, वहां से टेस्टेड और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले इस आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति और वहां सीधे जाकर जहांगीर खान प्रत्याशी जो टीएमसी का है उसको साफ साफ धमकाना, एक बार जरा सुना देते हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं जरूर सुन लीजिए। अजय पाल शर्मा कह क्या रहे हैं, ये आईपीएस अधिकारी जाकर चुनाव करवाने गए हैं या धमकाने गए हैं?
क्योंकि अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो उसका नियम कायदा है, और आपने आईपीसी को बदलकर अपना एक नहीं बल्कि 3-3 कानून की किताबें आपने बना ली हैं, तो चलिए उसी के आधार पे, उसके अलग अलग धाराओं के आधार पे जितनी उसके ऊपर केस करना कर लीजिए, लेकिन कम से कम धाराओं के आधार पर कीजिए ना। यहां आप धमका रहे हैं। डांस तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, चलिए जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो सुन रहे थे, बाद में रोना पछताना मत, लेकिन कितना इसका असर यहां, क्या भाजपा रोने पछताने लगी है इस बयान से, या टीएमसी के प्रत्याशी डर के मारे बिल्कुल छुप गए हैं कहीं और? टीएमसी के लोग तो निश्चित रूप से इसका अपना राजनीतिक मुकाबला करेंगे, लेकिन मतदाताओं के मन में इससे भयंकर डर उत्पन्न हो गया है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के बाद भी बंगाल बचेगा, चुनावी प्रक्रिया के बाद भी लोग बंगाल में रहेंगे। हालांकि ये कह दिया इन्होंने कि 60 दिन तक रहेंगे, लेकिन जीवन तो उससे भी लंबा है। 60 दिन के बाद क्या होगा? और ये जिस तरह की अफरा तफरी है, देखिए जमीन पर अब चुनाव को लेकर के लोग जो सोच रहे हैं वो बहुत भयानक है, और वो भयानक ये है कि लोगों को बांग्लादेश के गठन की याद आ रही है। लोगों को मैं आप लोगों को भी याद दिलाता हूँ, 1970 में जब मुजीबुर रहमान जीते थे तो बंगाली मुसलमान और पंजाबी मुसलमान एक ही नहीं होते हैं। वैसे ही मुसलमानों हिंदू भी भारत में एक ही नहीं होते हैं। अगर पंजाब के हिंदू और बिहार के हिंदू और बंगाल के हिंदू एक ही होते तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर क्यों बनता है? फिर तो बनता ही नहीं, फिर तो राज्यों में नहीं होती। तो अलग अलग हैं, अलग अलग कई चीजें हैं जो हमको अलग अपनी पहचान, अपनी अस्मिता की बात देते हैं। जिस प्रकार मुसलमान होते हुए भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से रोक दिया गया, अलगाववाद का फंदा उनके गले में डाला गया, अन्याय किया गया, जो उनके वोट के बाद भी उनको मान्यता नहीं मिली मुजीबुर रहमान को, और जो हाल हुआ सो हमने देखा। पश्चिम बंगाल के लोग देख रहे हैं कि चुनाव नहीं आन है, और ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है, और चुनाव तो कतई नहीं है। चुनाव से के वोट में एक बड़ा खेल हो रहा है कि केंद्र सरकार का प्रांत सरकार पर आक्रमण है। सारे लोगों को अपराधी घोषित कर दे रहे हैं, सारी तरह की चीजें कर दिया इन्होंने। जो इन्होंने लिस्ट जारी किया है अपराधियों का, सारे लोग अगर कर्मचारी जो कार्यकर्ता है वो अगर अपराधी हैं तो चुनाव करवाएगा कौन? ये उसको बैलेंस कर रहे हैं। और जो अभी आपने दिखलाया कि ये ऑब्जर्वर साहब जो गए हैं, ऑब्जर्वर के बारे में मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव से भी मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वर का काम सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, और वहां से आकर के खुफिया तरीके से उनका रिपोर्ट देना होता है। चुनाव अधिकारियों को जो उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो एक्शन लेते हैं, न कि वो सीधे एक्शन में ले जाए। ये दादागिरी के अलावे कुछ नहीं है कि आप देह मटकाते हुए वहां चले गए, आपका वर्दी कहाँ है? बिना वर्दी के आप वहां पर चले गए हैं सिविल ड्रेस में, तो अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो आपका एक वर्दी है, वर्दी का अपना सम्मान है। वो सब तो खैर तकनीकी बातें हैं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस भाषा का इस्तेमाल ये कर ही नहीं सकते हैं, और ये उकसावे की भाषा है। और अगर हिंसा बंगाल में बढ़ेगी तो उसको फोर्स के बल पर कितना दिन रोक पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और तृणमूल के नेताओं ने ये संकेत दे दिया है कि कितना दिन, जब सारे लोग उनका वक्तव्य इस तरह का था कि जब सारे लोग आ जाएंगे तब फोर्स हवा में उड़ जाएगा, ऐसा उनका कहने का भाव था। तो ये नागरिक और कोई युद्ध में धकेलने की कोशिश हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पहले भी इशारे में कहा था सर कि ये केन प्रकार अगर ये बंगाल के चुनाव को, विधानसभा चुनाव को जीतने की कोशिश करेंगे तो लोगों को डर है कि कहीं बंगाल को हार न जाए। से संवेदनशील इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, यहाँ से लेकर के पंजाब तक की स्थिति उतनी खराब है। इसलिए लोग
तो अब कई दिशाओं में सोच रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं, जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के और तमाम जगहों के लोग हैं, और वे इस बात को लेकर के एक तीसरे एंगल से भी सोच रहे हैं कि कोई नया फसाद न यहाँ पर खड़ा हो जाए, कोई नई तरह की जिंदगी, जिस प्रकार की राजनीति ये ला रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं प्रफुल्ल जी, जरा मैं इसको और क्लेरिफाई करना चाहता हूं, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि बंगाल में लोग पोलराइज हो रहे हैं, और खासकर इस मामले के बाद कि पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा, इसलिए एक मुश्त एक तरफ वोट दो। आप ये कहना चाह रहे हैं? ना, मैं इसको पोलराइज नहीं कहूंगा। पोलराइज का हमारे यहाँ एक टिपिकल अर्थ हो गया। पश्चिम बंगाल के लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। हाँ, मोबिलाइज हो रहे हैं, चलिए ये सही है, सही शब्द है जी। पश्चिम बंगाल के लोग पोलराइज नहीं, मोबिलाइज हो रहे हैं। बिल्कुल, ये सही शब्द है, बिल्कुल सही। भारत में बंगाल की स्थिति को बचाना है तो हमें मोबिलाइज होकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है सर। चलिए, ये ज़्यादा क्लियरिफाई करता है मोबिलाइज वर्ड, और पोलराइज जो है वो बांटता है, और यहाँ बांटने वाली बंटवारे वाली बात नहीं आ रही। जरा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, इस पूरे घटनाक्रम में अब चूंकि कल मतदान है, 142 सीटें, और भाजपा को बहुत उम्मीद है फर्स्ट फेज से। आरएसएस ने कह दिया अरे बल्ले बल्ले है, भाजपा के लोग बल्ले बल्ले में फर्स्ट फेज में 152 सीटों में से 110 सीटें तो भाजपा को मिल गई हैं, बस 50 सीटें ले आओ सरकार बना लो, 50 नहीं 40 सीटें ले आओ सरकार बना लो। अब क्या दिखाई देता है? आप बहुत एनालाइज करते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ों का आकलन करते हैं, उस आधार पर क्या देख रहे हैं आप? 294 ऑब्जर्वर्स में से 62% भाजपा शासित राज्यों के ऑब्जर्वर, IAS IPS अधिकारी, और उसमें से भी 45 सीधे सीधे एक राज्य से, नाम है गुजरात। ये ऑब्जर्वर ही चुनाव हरवाएंगे बीजेपी को। ये जो ममता बनर्जी और जो तृणमूल कांग्रेस का जो पूरा प्रचार है कि ये गुजरातियों से और उत्तर प्रदेश के लोगों से बंगाल पे हमला है, और जिस तरीके से पुलिस वाला बोल रहा है वहां जाके, क्या नाम है इसका, अजय पाल शर्मा। एक तो ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्या होता है, जरा इसको भी मैं बता दूं। ये जो आपने बताया कि ये डांस भी अच्छा करते, मैंने कुछ वीडियो इनके देखे हैं डांस के, और उसके बारे में अभी ये नहीं आया है कि ये फर्जी वीडियो या AI का वीडियो है। महुआ मोहित्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पे उनके डांस के टैलेंट वाले वीडियो भी डाले हैं, काफ़ी प्रतिभाशाली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस भाषा में ये पुलिस वाला बोल रहा है, और जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट करके ये सिंघम वगैरह फिल्मों में बात हो जाती है, NHRC का गाइडलाइन है कि हत्या का मुकदमा चलता है इन लोगों के ऊपर। वो बाद में सरकार के पॉलिटिकल पार्टी के संरक्षण में काम करें, वो बात अलग है। लेकिन जो कानून कहता है, जो NHRC गाइडलाइन है कि हर इनकाउंटर के बाद अधिकारियों के ऊपर जो उसमें शामिल होते हैं उस पर हत्या का मुकदमा चलता है। तो ये हत्या के आरोपी होते हैं, ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है। और जिस भाषा में ये पुलिस वाला बोल रहा है जाके वहां पे, और ये इसका एटीट्यूड पूरा दिखा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उसकी एरोगेंस देखिए, उसकी भाषा का तरीका देखिए। वो पूरे बंगाल को कह रहा है कि तुमको ठेंगे से लेते हैं हम यूपी वाले हैं, हम हिंदी वाले हैं, हमारा शासन है दिल्ली में भी और लखनऊ में भी, हम तुमको कुछ नहीं समझते। ये उसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, पूरी जो एरोगेंस है, वो इस पुलिस वाले की दिखा रही है कि तुमको तो हम बंगालियों दिखा देंगे, ये कह रहा है ना, सबक सिखा देंगे, इलाज कर देंगे बंगालियों का। तो ये एटीट्यूड जा रहा है, उत्तर प्रदेश से हिंदी बोलने वाला एक आदमी जा रहा है और वो बंगालियों से कह रहा है कि सुनो भाई बंगालियों, तुम्हारा इलाज कर देंगे हम, एक बार सरकार आ जाने दो। तो ये इस तरीके के ऑब्जर्वर, इस तरीके की भाषा। एक और IPS ऑफिसर जिसकी चर्चा हो रही है, वो उड़ीसा काडर का है, उसका नाम है गंगाधरन कोई, वो भी काफ़ी चर्चा में है। गुजरातियों का आपने बताया। ये सारे ऑब्जर्वर
जाकर वहाँ पे हिंदी में बंगालियों को धमका रहे हैं, रात में जाके दबिश डाल रहे हैं और सीआरपीएफ या सेंट्रल फोर्सेस के साये में। तो ये नुकसान कर रहे हैं बीजेपी का बेसिकली ये। और इनके वीडियो देखिए, तृणमूल कांग्रेस का बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो नेटवर्क सीपीआईएमएल का भी, सीपीआईएम का भी है वहाँ पे। वो सारे नेटवर्क में ये वीडियोस चल रहे हैं। जो अभी नारी बंधन बिल को लेकर डिलिमिटेशन करना चाहते थे, तो वो नारी बंधन के इनके वीडियो भी घूम रहे हैं पूरे बंगाल में। तो इस तरीके के पुलिस वालों को आप ले जाएंगे और उनको आप ये एक अनडिक्लेयर्ड मैंडेट आप देंगे कि आप बंगालियों को हड़काओ, तो इसका तो उल्टा असर होगा पॉलिटिकली। यही तो ममता बनर्जी कह रही बार बार कि आउटसाइडर्स हैं ये। तो एक पुलिस वाला भी तो एक आउटसाइडर की तरह बात कर रहा है वहां पे। और दूसरा, मैंने उसके जिस कैंडिडेट को ये हड़का रहे हैं और उसके रिश्तेदारों को, उसका ही मैंने देखा, वो पब्लिक मीटिंग में बोल रहा है और वो कह रहा है कि जी हम जहांगीर खान, वो अपनी एक राजनीतिक भाषण दे रहा है, उसको उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है इसका। तो ये राजनीति के फुटबॉल बन गए हैं, फुटबॉल वो खेल रहे हैं वहाँ पे। ये जो ऑब्जर्वर हैं राजनीति के फुटबॉल बन गए हैं, एक बात। दूसरी बात देखिए, बंगाल में जो अब मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं का पिछले 24-48 घंटे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोबारा कंसोलिडेशन ममता बनर्जी का हुआ है, की तरफ हुआ है, महिलाओं में है ही। और आज मैंने एक बीजेपी का विज्ञापन देखा फुल पेज का बंगाल के अखबारों में, प्रफुल्ल जी ने भी देखा होगा, 4 फोटो हैं उसमें। तो आप ममता बनर्जी को अनसीट करने के लिए चार जो हैं पुरुष हैं वहां पे, कोई महिला नेता नहीं है। मोदी जी के साथ 3 पुरुष हैं, दिलीप घोष हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं और एक तीसरा कोई और है। तो ये लोग चले हैं ममता बनर्जी को, ये नारी बंधन हो रहा है। तो ये इसलिए महिलाओं का जो कंसोलिडेशन है वो ज़बरदस्त हो रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने कल भी बताया था, अभी आप भी फिगर दे चुके हैं, दोबारा दे देता हूँ कि कल 142 जगह पे चुनाव है, पोलिंग है, और उसमें 123 में तृणमूल है। कोलकाता की 2 सीटें हैं लोकसभा की और एक हावड़ा की लोकसभा की सीट। इन 3 लोकसभा में 27 सीटें आती हैं, उन 18 सीटें, उन 18 में बीजेपी कहीं भी नहीं है, एक भी सीट नहीं है। तो अगर आप कोलकाता और हावड़ा में एक भी सीट नहीं है आपके पास, तो आपका जो नैरेटिव पूरे राज्य में जाएगा वो कैसे जाएगा। बीजेपी के विज्ञापन में एक बात ये भी आई थी कि साहब आलू के जो किसान हैं उनको बहुत हमको चिंता है उनकी। तो उत्तर प्रदेश में जो आलू किसान है, आपको ताज्जुब होगा अगर मैं बताऊंगा एमएसपी क्या है आलू की उत्तर प्रदेश में, 4 रुपए। विधानसभा के सामने आलू छोड़ के गए किसान। कोल्ड स्टोरेज नहीं है वहां उत्तर प्रदेश में, कम पड़ते हैं कोल्ड स्टोरेज वाले। सरकारी पैसे, सरकारी जो रेट है उससे ज़्यादा लेते हैं, मनमानी पैसे लेते हैं। ये किसानों के मांगे हैं और आप उत्तर प्रदेश आप संभल नहीं रहा है, बंगाल को आप संभालने चल रहे हैं। मुझे हंसी आती है, एक बार योगी आदित्यनाथ का मैं सुन रहा था भाषण, केरल को कह रहे थे कि आपको आइए हेल्थ केयर हम बताते हैं कैसे होती है उत्तर प्रदेश में, जहाँ की उत्तर प्रदेश की एवरेज जो एवरेज एज है वो नेशनल एवरेज से कई साल कम है और केरल की नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। तो केरल को आप बताने जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि कल का जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी फिलहाल तो कहीं नहीं, और इन अधिकारियों ने, ये जो पुलिस वाले वहाँ भेजे गए, इन अधिकारियों ने बीजेपी की मुश्किल और बढ़ा दी है, क्योंकि
एक अलग तरीके का, मैं इसको पोलराइजेशन कहूँगा कि एक अलग तरीके का पोलराइजेशन जो होगा वो हो रहा है। और जो आउटसाइडर वाला जो आरोप है वो अब चिपक रहा है मोदी और अमित शाह पे। ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली वाले चले गए शाम को कल 6 बजे, ममता बनर्जी है वहां पे। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दिल्ली वाले तो चले गए, एक दिल्ली वाले जो हैं दिल्ली आ गए, दूसरे जो हैं वो सिक्किम गए, फुटबॉल खेले, फिर बनारस में भाषण दे रहे हैं। तो ये दिल्ली वाले वहाँ से निकल लिए, लेकिन ममता बनर्जी वहाँ टिकी हुई हैं। और क्या यहाँ से पश्चिम बंगाल का चुनाव दिलचस्प हो गया है? अनिल सिन्हा जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल का चुनाव और फर्स्ट फेज हो चुका, सेकंड फेज होने वाला है, तमाम बातें आप तक हम लोग रख चुके हैं। ज़रा आपका विश्लेषण कैसे देखते हैं? ऑब्जर्वर्स के बयान, उसमें भी अजय पाल, IPS अजय पाल शर्मा का बयान, उसके क्या मायने? चुनाव आयोग, SIR क्या मुद्दा है या नहीं आपके नज़रिए से? और इन सब के बीच 142 सीटें, 142 सीटों पर मतदान, जिसमें 123 ममता बनर्जी के खाते में पिछली बार 2021 में, 2021 के बाद 2024 का चुनाव हुआ, जो लोकसभा का चुनाव था 2021 के समय। एक बात और थी कि बीजेपी के पास 18 सांसद थे, और 2026 में अभी जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा की 12 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी 6 सीटों का नुकसान ऑलरेडी बीजेपी के पास है। 21 और 26 में ये अंतर भी है। इन सब को बीच रखते हुए जरा आपका विश्लेषण। ये साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 सीटें हैं वहाँ असेंबली की टोटल, जिसमें से सिर्फ 30 सीटें हैं टीएमसी के पास, सिर्फ एक बीजेपी के पास है। और यहीं से यहाँ जादवपुर से वो सोनी घोष जो है वो है, और डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी वो MP है। और इसको ये जो नियुक्त किया है, अब ये पता नहीं है, मैं आप करेक्ट करिएगा, कि एक दिन पहले ही किया है उनको, अजय पाल शर्मा को। मैं देख रहा था न्यूज, तो उनको एक दिन पहले वहां भेजा गया है। और वो सिंघम माने जाते हैं वहाँ यूपी में। ये मतलब एनकाउंटर, मतलब फेक एनकाउंटर जब बोले अगर पुलिस, तो समझिए कि फेक एनकाउंटर के बारे में बोल रहा है। क्योंकि अगर वो पकड़ के ले जाएगा और उसको अदालत में जाएगा, तो और वो भाग रहा है कैसे, आपको पता ही है कि एनकाउंटर्स क्या है। तो वो फेक एनकाउंटर का स्पेशलिस्ट है, मतलब एकदम जो कानून को ठेंगे पर लेने वाला पुलिस ऑफिसर है, ये क्लियर है। अब उसको भेजा गया है वहां, तो आप समझ लीजिए क्या कि एक चुनौती, उसने एक मैसेज भी है टीएमसी के लोगों को, और धमका रहा है डायरेक्ट जहांगीर खान के लोगों को। और उसने चुना, उसको वहां 30 है कंस्टिट्यूएंसी, उसमें से जहांगीर खान की कंस्टिट्यूएंसी फाल्टा को चुना उसने। तो वो निश्चित तौर पर ये पोलराइज भी करना चाहता, मतलब मुसलमानों को धमकाने के लिए गया, जो मुसलमान वोटिंग से मतलब ना आए, इस टाइप का। जो रामपुर में, संभल में, जो अखिलेश ने अपने बयान में कहा भी है, जो टेक्निक उन्होंने अपनाया वो कर रहा है। तो देखिए, एक तो क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई लज्जा, मतलब नाम की चीज से उसने तौबा कर लिया है। वो उसको कोई इससे मतलब नहीं है। अभी आप देखिए कि आपने देखा ही कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर डिलिमिटेशन बिल आए, और उसके बाद सब ये सब चल रहा है। ये क्या कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में एक बार पूछा नहीं उससे, क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन से कि क्या ये परमिसिबल है। कोई ऐसा नीतिगत फैसला जो है सरकार उस जहां की चुनाव हो रहा है उससे संबंधित नहीं कर सकती है। वो जो रूटीन काम उनको जो फैसले किए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो उसी को कर सकता है। लेकिन ये उसने बिल लाया और उस पर बहस चलाई, और टीएमसी और डीएमके जो पार्टियां हैं, मतलब टीएमसी जो इलेक्शन लड़ रही है उसके नाम लेकर के राष्ट्र के नाम संबोधन किया। तो पूरा जो पॉलिटिकल कैंपेन, और वो राष्ट्र के नाम संबोधन किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में,
वो तो मामला गया भी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अदालत में चला गया। लेकिन अभी वो जो अब ये देखिए टेक्निक सब कैसा है, मतलब कि कैसे इलेक्शन को के जो नियम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उसका उल्लंघन कैसे करना है। वो सिक्किम में जाके फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, फुटबॉल से बंगाल का रिश्ता है सबको पता है। ये कैंपेन जो है का एक मतलब तरीका, मतलब हमको लग रहा है क्या कि बाकायदा डेमोक्रेसी को खत्म करने के तरीके बताने के लिए कोई थिंक टैंक जो है ऑलरेडी काम कर रहा है, जो ये सब उनको बताता है कि आपको कैसे कैंपेन करना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे। और अब तो ये रूल ही हो गया है कि चुनाव अगर है कहीं से भाषण दे रहा है, पूरा जो है गोदी मीडिया उसको लाइव करेगा और उसके बाद वो प्रचार चालू है। मतलब 24 मतलब जो 48 घंटे का जो गैप है वो गैप का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, उसके मजेदार ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक और उल्लंघन किया है। अमित शाह ने कहा है कि यहाँ 60 डेज बाद तक जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेगी। क्या है भाई, कैसे ये डिसीजन वो ले रहे हैं? वो चुनाव आयोग के कंट्रोल में है, ये क्या कहते हैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन या पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके बारे में वो होम मिनिस्टर कैसे जो एक पार्टी है खुद ही है वो बंगाल में बोल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि मॉडल कोड ऑफ SIR से स्टार्ट किया, SIR से नहीं हुआ तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, SIR के जो बाकी तरीके थे उससे काम नहीं आया तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से 27 लाख लोगों को वोट काट दिए। उसके बाद और अदालत का आप देख ही लिया, जुडिशियल ऑफिसर्स जाएंगे और उसके बाद ट्रिब्यूनल होगा, फलना होगा, कुछ नहीं, सब ऐसे ही हुआ। अंत में कहा वोट बाद में दीजिए। और उसमें ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ऑफिसर चुनाव करा रहे हैं उनके नाम पर। तो ये मजाक तो बना ही दिया है और पूरी ताकत से बीजेपी उतर गई है। लेकिन मैं एक चीज और मेरे ध्यान में है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों, मतलब टीएमसी उनके लिए कोई खतरा नहीं। एक तो चुनाव किसी तरह जीत लेना है, ये भी है उनका, ऐसा नहीं है कि वो टीएमसी को वॉक ओवर देना चाहते हैं। और एक ट्रेंड आफ्टर ये जो 7 MP उनके चुरा लिए या डकैती कर लिया उसका आम आदमी पार्टी का, तो उससे एक चीज है क्या कि आप अगर उनके समर्थक नहीं है और नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दिया राज्यसभा, इससे लग रहा है कि बीजेपी बहुत बेचैन है कि पूरी सत्ता अपने हाथ में पूरा हो, मतलब पार्टनरशिप नहीं चलेगी या समर्थन या क्या कहते हैं ये नहीं चलेगी। ये उसने अब तय कर लिया है। तो ये नीतीश कुमार से स्टार्ट हुआ। नीतीश कुमार से तो कोई खतरा नहीं था, सरकार तो वही चला रही थी बीजेपी, लेकिन बहुत जल्दीबाजी करके उसको भेज दिया उनको वहां। तो इसका मतलब है कि RSS और बीजेपी जो मतलब पूरा इंडिया है उसको कंट्रोल किसी तरह कर लेना है, अपने हाथ में ले लेना है, ये उन्होंने तय कर लिया। मतलब अब वो टाइम नहीं देना चाहते। एक तो ये उससे है। और दूसरी बात देखिए कि अरविंद केजरीवाल भी उनके लिए कोई खतरा नहीं है। मैं तो इस बारे में एकदम क्लियर हूँ, कोई खतरा नहीं थे, कोई अभी खतरा पैदा भी नहीं कर रहे। वो कांग्रेस पर ही अटैक कर रहे, एक तरह से बी टीम सी टीम जो मानिए उसी तरह से उन्होंने पहले भी काम किया और आज भी काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी उसको कोई रियायत नहीं दी उन्होंने, बीजेपी वालों ने उनके MP तोड़ लिए। तो इसका इससे है क्या कि जैसे कि TMC उनके लिए कोई खतरा नहीं पैदा की है 5 साल में ये में, और ना उसको कोई थ्रेट उससे होने वाला है आगे, ऐसा मैं मानता। क्योंकि ममता बनर्जी अटैक अभी भी जो बोल रही हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि कांग्रेस को ही टारगेट करना है, उनको बीजेपी को टारगेट नहीं करना है। और जैसे ये भी है अपना अरविंद केजरीवाल भी राजघाट पर जाके बैठ गया। वो 7 लोग MP जो हुए इसके लिए कोई स्ट्रीट फाइट करनी है या आंदोलन नहीं करना है, वो जाके सोनकांता शर्मा को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो बीजेपी से जो फाइट करनी है डायरेक्ट, वो फाइट बीजेपी से ना करे। तो वो एक अलग रास्ता निकाला है। सब अपना मतलब सब कौमे यहाँ चल रहा है, कॉमिक वर्ल्ड टाइप का सिचुएशन है। सब पॉलिटिशियन सब जो है ना अलग अलग ढंग से काम कर रहा है। वैसे वो TMC भी वो भी ममता बनर्जी फाइट एकदम
दिखा रही है क्या कि हम फाइट करेंगे बीजेपी से, हमको बीजेपी खत्म करना था, बंगाली अस्मिता फलना ये वो। लेकिन वो बोल रही है कि हम जैसे ही जीतेंगे वो दुनिया कॉन्कर करने के लिए, मतलब भारत को जीतने के लिए हम निकल पड़ेंगे दिल्ली। मतलब उनका इशारा है क्या कि हम देख लेंगे कि कांग्रेस वालों को कैसे ठीक करते हैं। तो ये जो चल रहा है ये इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एकदम देखिए क्या है कि इतना इनोसेंट पॉलिटिकल वो मतलब पॉलिटिक्स नहीं है जिसको हम लोग पूरा इनोसेंटली ले लें। ये जो फाइट भी है वो धमका रहे हैं, मुसलमानों को धमका रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं। तो ये बीजेपी जीतना चाहती है, जीतने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं, लेकिन अगर नहीं भी जीतती है तो बहुत नुकसान में है वो उनका टारगेट। लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं, क्योंकि बीजेपी को भी इस बार लोग वोट नहीं देंगे। इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी है और जितना टीएमसी का है लेकर के उतने ही उनके खिलाफ है। क्योंकि अब बीजेपी को क्यों देखेंगे, देख रहे हैं कि इसका ब्रांड इनका खत्म हो गया प्रधानमंत्री का। और उसके बाद बीजेपी हिंदुत्व के भी का जो ये है फोर्स है, और मतलब वो जो फोर्सफुल हिंदुत्व है वो भी वो डिक्लाइन पे, उसको कोई समर्थन वगैरह नहीं दे रहा है। तो वो अब जो है बीजेपी ये जो ममता बनर्जी के खिलाफ कर रही है उसमें उसका एक टारगेट ये भी है कि उसकी जो सीटें उससे कम ना हो जाए जितनी सीटें उसकी थी पहले। क्योंकि लोग जो है कांग्रेस और लेफ्ट को भी चुन सकते हैं, क्योंकि उनके कैडर्स भी हैं लेफ्ट के वहां, और एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी के है और इनको वोट नहीं देना है। तो वो भी उनको है कि लेफ्ट को भी वोट जा सकता है, कांग्रेस को भी वोट जा सकता है। ऐसा सिचुएशन मुझको लगता है जरूर है वहां पे। तो ऐसी स्थिति में ये जो है कन्फ्रंटेशन जो है करके बीजेपी एक पोलराइज करना चाहती है। हिंदू ये जहांगीर खान वाला है वो हमको लग रहा है कॉम्युनल पोलराइजेशन के लिए जा करके, और वो ऐसा कर रहा है जैसे कि वो कैमरे में ही बोल रहा है। हमको लग रहा है कि ये जो मतलब वीडियोग्राफी भी है वो करवाया है क्या पता नहीं, हमको इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो वो इस लिहाज से भी किया होगा कि जहांगीर खान का को टारगेट पर्टिकुलरली एक इम्पोर्टेंट लीडर है उस इलाके का, और उसको टारगेट करने का मतलब है कि एक मैसेज दे रहा है हिंदुओं को बीच में कि मतलब हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन भी एक टारगेट है। और वो इलाके के बारे में बताया ही, और वहां पर वो घूम रहा है अभिषेक बनर्जी और सयोनी घोष जैसे लीडर्स जिस इलाके में है। तो आप इसका भी अर्थ जरूर करते। जी जल्दी से एक छोटा कमेंट लेता हूं अमलेंदु जी आपसे, फिर जल्दी से आता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या यहां पर कल से लेकर आज तक और जब से ये वीडियो सामने आया है उसके बाद से पश्चिम बंगाल का चुनाव पलट गया है? एक सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप दें उससे पहले ज़रा सुन लीजिए जहांगीर खान जिसको डरा रहे थे, धमका रहे थे आईपीएस ऑफिसर साहब, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। তাই সেই বিজেপি দালাল সিআরপিএফকে বলতে চাই, ক্ষমতা আছে বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষের জনসমুদ্র জনস্রোত দেখে যাক। আমার একটা মায়েরা হলো দুর্গা, দুর্গা রূপে কিভাবে অসুরকে বধ করতে হয় তারা জানে, একইভাবে বিজেপি দালাল সিআরপি কে কিভাবে জব্দ করতে হয়, কিভাবে টাইট করতে হয় সেটা ভালোভাবে জানে। তাই মায়েরা যখন সঙ্গে আছে আমার বিশ্বাস ওদের এই ধমকানো চমকানো আমরা মেনে নেব না। जरा जल्दी से प्रफुल्ल जी ट्रांसलेट कर दीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर जहांगीर खान। ये कह रहे हैं कि ये जहांगीर खान है, लेकिन कह रहे हैं कि ये माँ हमारे साथ है। तमाम माँ यहाँ बंगला में है, मेये बोलते हैं महिलाओं को, लड़कियों को। वो मुख्यतः माँ का ही एक रूप है।
तो बोल रहे माँ है जो दुर्गा शक्ति है, जहांगीर खान बोल रहे हैं हमारी माँ दुर्गा शक्ति है, वो हमारे साथ हैं। और ये कुछ सीआरपीएफ आकर के लोगों को डरा धमका रहे हैं। ये सभी लोग अगर लामबंद होकर के उनके सामने आ जाएंगे तो ये लोग हवा में उड़ जाएंगे। ये वो कह रहे थे, उनका ये था मकसद कि इस प्रकार से सेना के बल पर नागरिकों को धमकाने जाए, क्योंकि अभी बाकी है, अभी 4 दिन और बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, कुछ लोग केंद्रीय बलों के साथ घूम रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में असली ताकत तो आप लोगों में है, हमारी माँ दुर्गा यहाँ पर हैं। ये कह रहे हैं अगर यहाँ के लोग विरोध करना शुरू कर दें तो केंद्रीय बल ध्वस्त हो जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ करते हुए यहाँ सुने गए जहांगीर खान साहब। जरा आना चाहता हूँ जहांगीर खान, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि ये जो आईपीएस अधिकारी जो ऑब्जर्वर बनकर बुलाए गए और गए थे, और सीधे सीधे जहांगीर खान प्रत्याशी हैं, टीएमसी के बड़े नेता हैं, और उनके परिवारजनों को, परिवार वालों के सामने साफ साफ कह रहे हैं धमकाते हुए कि बता देना उसको। तो ये धमकी 2 बार सुना चुका हूं, अब क्या बताऊं अजय पाल शर्मा को क्यों इतना प्रमोट करें हम, एक छोटा अदना सा अधिकारी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बातें उसकी बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ बात करनी पड़ रही हैं। लेकिन आना चाहता हूँ अमलेंदु जी जल्दी से आपके पास, और क्या लगता है पिक्चर अभी बाकी है या पलट गया खेल? राजीव जी, खेलता हुआ है बाकी। अमित शाह जी ने और उनके जो चमचे गए हैं उन्होंने जाके वहां एकदम से और पलट दिया खेल। अब अजय पाल शर्मा जी का बिल्कुल ये बात सही है कि ये कल ही जो है उनको फिर से किया गया, मतलब नियुक्त किया गया वहाँ पुलिस ऑब्जर्वर, और उनका स्वागत किया वहाँ की भारतीय जनता पार्टी जी की पश्चिम बंगाल जो है उसकी ने, और बाकायदा एक्स पर लिखा कि इनका स्वागत है और ये मतलब यहाँ आकर सब ठीक ठाक करेंगे, इस तरह का भी चीज हुई। तो ये राजीव जी, अब इसका मतलब कि ज्ञानेश कुमार पे भरोसा कम है अमित शाह जी को, अजय पाल शर्मा पर भरोसा ज्यादा है राजीव जी। अब यही आप समझ सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार की नौकरी जो है वो खतरे में पड़ गई है 4 मई के बाद। ज्ञानेश कुमार जी अपना कोई नया रास्ता देखें, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी की जगह लेने के लिए अजय पाल शर्मा आ रहे हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि इनकी उपयोगिता ज्यादा है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का इतना करने अगर अजय पाल शर्मा को लाया जाता है और इस तरीके से किया जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा राजीव जी, सवाल ये उठ रहा है कि ये जो लिस्ट भेजी गई है, जो नियुक्त किए गए अधिकारी, ये लिस्ट आई कहाँ से, और अगर ये लिस्ट आई तो उसमें अजय पाल शर्मा का नाम कैसे आ गया? क्या ज्ञानेश कुमार जी को इनके अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? क्या इनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उसकी कोई जानकारी चुनाव आयोग को नहीं थी? आप एक दागदार अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं जिसके ऊपर तमाम तरीके के मुकदमे भी हैं और बहुत गंभीर किस्म के जिनके ऊपर आरोप है, तो उनकी नियुक्ति कैसे कर दी? तो ये चुनाव आयोग के ऊपर राज्य की सवाल है। अमित शाह जी जो है वो मान चुके हैं। कल उन्होंने कहा कि आज तो मैं जा रहा हूँ, ये कहा उन्होंने कि आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन टीएमसी के गुंडों की मत करना, सरकार आ रही है और उसके बाद भी शाम तक यहाँ पर केंद्र की पुलिस रहेगी, सीएपीएफ रहेगी। अब अगर सरकार आ रही है, महीने तक सीएपीएफ के रहने की आवश्यकता क्यों है? ये बताकर आए हैं इसका शाह जी कि भाइयों बहनों, ज्यादा जाकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना अपना संभालो, हम तो अब जा रहे हैं, हमको अब लौट के नहीं आना है। अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगी तो हम 2 महीने संभाल लेंगे सीएपीएफ लगाकर, लेकिन उसके आगे हम नहीं संभाल पाएंगे, तो इसलिए अब ज्यादा गड़बड़ सड़बड़ मत करना। तो ये अपने कार्यकर्ताओं को लगता है अमित शाह जी संदेश दे आए हैं राजीव जी, ऐसा मुझको लगता है। बाकी अमित शाह जी क्या संदेश दे के आए हैं, ज्ञानेश कुमार जी क्या, अमित शाह जी जाने, ज्ञानेश कुमार जी जाने, लेकिन चुनाव काफी दिलचस्प रहा है। और पहले चरण में राजीव जी जो चीजें नहीं हुई वो मुझे लगता है कि दूसरे चरण में होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कल शाम 5 बजे से लगातार एग्जिट पोल देखिए, 5 राज्यों का एग्जिट पोल डीबी लाइव पर लगातार शाम 5 बजे से कल एग्जिट पोल 5 राज्यों के, जिसमें असम भी है, पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल में कल आखिरी चरण का मतदान है और इसके बाद एग्जिट पोल यहाँ दिखाने का आधिकारिक तौर पर हमें अनुमति होगी, इसलिए आप कल शाम 5 बजे से लगातार एग्जिट पोल देखेंगे। डीबी लाइव का अपना एग्जिट पोल जिसमें पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 3 राज्यों में चुनाव 9 तारीख को संपन्न हो चुके हैं, जिसमें पुदुचेरी है, केरल है और असम है। उसके बाद 2 राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में से तमिलनाडु 23 तारीख को मतदान खत्म हो गया। पश्चिम बंगाल में मतदान की शुरुआत 23 तारीख से हुई और कल 29 तारीख को समापन होगा 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में। और सबसे सटीक एग्जिट पोल कल शाम 5 बजे से लगातार हमारे साथ देखिए। लेकिन सुबह 8
बजे से लगातार चुनाव की गतिविधियों पर आधारित तमाम खबरें, चुनाव जो सेकेंड फेज का मतदान पश्चिम बंगाल में, उस मतदान की पल पल की खबर, पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे सुबह 8 बजे से लगातार। तो हमारे साथ कल दिन भर जुड़े रहिए और देखते रहिए डीबी लाइव, सब कुछ यहीं। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और जरा आपसे समझना चाहता हूं, बहुत कुछ हम लोगों ने बात की है, लेकिन क्या यहां पर इन मुद्दों में अभी भी ये हम कहें कि SIR भी बहुत बड़ा मुद्दा है, या वो मुद्दा खत्म हो गया, अब सिंघम आ गया? आज के तारीख में प्रफुल्ल जी भी जैसे बताएंगे और पुष्टि करेंगे, आज के तारीख में एक ही मुद्दा है, और वास्तविकता में ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल के कल्चर को और बंगाली कल्चर को इन्होंने अटैक किया है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। देखिए, हमारे परिवार में भी अगर 5 सदस्य हों, मेरे बेटों का नाम हो, मेरी पत्नी का नाम हो और मेरा नाम काट दिया जाए, तो क्या मेरी पत्नी और मेरे बच्चों से आप आशा करेंगे कि वो जाके उस पार्टी को वोट दे दे जिसने ये किया है? बड़े ऐसी विभत्स स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है वहां के अंदर, और जिस प्रकार से इन्होंने पूरे बंगाली अस्मिता को चैलेंज किया है, और जो ये बात आप बता रहे हैं कि सारे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, और जिस प्रकार से ये अजय पाल शर्मा ने अपना काम किया है और अमित शाह साहब ने उत्तेजनात्मक बातें की हैं, और जो अमलिंदु जी कह रहे हैं बिल्कुल इस बात में दम है। भाई, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो सीआरपीएफ की जरूरत क्या है? फिर तो आप कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे, फिर तो घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, फिर तो रोहिंग्या को बाहर कर देंगे, शांति स्थापित कर देंगे, गुंडों को पेड़ के ऊपर उल्टा लटका देंगे, उसका सीआरपीएफ की क्या आवश्यकता है? इसका माने अमित शाह साहब को यह अंदाजा हो गया है कि वहां पे बीजेपी बुरी तरह हार रही है। और मैं अपनी बात पे कायम हूं। कल आपका जो एग्जिट पोल होगा मैं वेट करूंगा, क्योंकि मैं केवल आपके एग्जिट पोल पे विश्वास करता हूं। बाकी जितने एग्जिट पोल हैं वो केवल मैनिपुलेशन के समर्थन के लिए होते हैं। लेकिन आज अपनी बात पे मैं कायम हूं। ये अजय पाल शर्मा जैसे लोग, गृह मंत्री वहां 15 दिन रहे और जिस प्रकार के उन्होंने स्टेटमेंट दिए, ये संविधान का खुलेआम उल्लंघन है, कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये बंगाली अस्मिता के एक प्रकार का प्रहार है। लेकिन अगर बंगाली जनता के वोट देने के अधिकार को रोका गया, उसको मैनिपुलेट किया गया, सेंट्रल पुलिस और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश से बुलाए हुए जो गुंडे हैं, अगर वहां पे चुनाव व्यवस्था को खराब करने का प्रयास हुआ, मैं ज्यादा चिंतित हूं अपने देश की एकता और अखंडता के लिए। और जिस प्रकार के अभिषेक बनर्जी ने भी स्टेटमेंट दिया, अखिलेश यादव ने भी स्टेटमेंट दिया, भारतीय जनता पार्टी उत्तरदायी होगी अगर मेरे देश के अंदर नेपाल या बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होगी। और प्रफुल्ल जी ने जो बताया कि जब ये 1971 और 70 के अंदर जब शेख मुजीब, देखिए हर स्टेट का एक कल्चर होता है, बंगालियों का एक कल्चर होता है। आप केरला चले जाइए, वहां का हिंदू मुसलमान एक ही प्रकार से रहता है, एक ही कपड़े होते हैं, एक ही खान पान होता है। बंगालियों का अपना खान पान होता है, पंजाबी कल्चर एक प्रकार का होता है। उनके कल्चर में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव नहीं चल सकता। जहां पे एक प्रकार का कल्चर है और स्पेसिफिक कल्चर है, उस पर अटैक किया है। और मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद बहुत ज्यादा चिंता हो गई है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, इसीलिए आम आदमी पार्टी में बिल्कुल सही मूवमेंट देख के उन्होंने विभाजन कराया है, 7 एमपीज को ले गए। लेकिन जिस प्रकार से राघव चड्ढा के खिलाफ, हरभजन सिंह भज्जी के खिलाफ, अशोक मित्तल के खिलाफ जिस प्रकार से पूरे पंजाब के अंदर मूवमेंट चल रहा है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल गए। लेकिन मेरी भारत माना अक्षुण्ण रहे और मेरा देश जो है एकता और अखंडता के आगे बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को खतरे में डाल रही है और मेरे देश की एकता अखंडता को खतरे में डाल रही है। ये मैं लिखी हुई इबादत जो है दीवार पे पढ़ रहा हूं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी अपने विचारों के लिए। और प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर चर्चा यहाँ हम लोग कर रहे हैं कल के चुनाव, क्योंकि यहाँ से तस्वीर बदलती हुई देखेंगे। देश की तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर यहाँ बंगाल जीत जाती है बीजेपी तो फिर क्या कुछ होता है, बंगाल हारती है बीजेपी तो क्या कुछ होता है। इन 5 राज्यों में से सबसे महत्वपूर्ण राज्य, और बीजेपी पूरा का पूरा अपना पूरा अगर कहें तो जोर जो है यहीं पे लगाए हुए है। तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन को आपने बहुत नज़दीक से देखा, क्या यहाँ पर बीजेपी जो कुछ करना चाहती थी वो सब कुछ करके बैठ गई बीजेपी? प्रधानमंत्री फुटबॉल भी खेल लिए, भाषण भी दे दिए, और इससे क्या बीजेपी को बहुत फायदा होने जा रहा है? फोटोग्राफी भी हो गई, सब कुछ हो गया। यहाँ पर बीजेपी अपना काम यहाँ पर करके लौट आई है, ये माना जाए, या बीजेपी ने यहाँ गलतियाँ की हैं? इसको एनालाइज किया जाए। अब कल तो फिर इसके बाद पोलिंग होगी, कैसे देखा जाए? रविन्द्रनाथ टैगोर
का रूप धारण किया था, और इस बार 40 डिग्री सेंटीग्रेड में नाव में बंगालियों की तरह शॉल पहन के आप घूम रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं और मजाक उड़ रहा है इन सब चीज़ों का। देखिए, बीजेपी बंगाल में उत्तर प्रदेश का टेम्पलेट लेके जाती है। ये जब जाते हैं तमिलनाडु तभी उत्तर प्रदेश का ही लेके जाते हैं, वहाँ हिंदी थोपने की कोशिश करते हैं। हम लोग कर्नाटक में थे राजीव जी, और वहाँ पे नंदिनी वर्सेस अमूल हो गया था, और उसमें भी जो दही शब्द है उसको लेके जा रहे थे। तो ये हिंदी, ये उत्तर प्रदेश का कल्चर, पुलिस वाला भी लगाया उत्तर प्रदेश का, वो हिंदी में धमका रहा बंगालियों को। तो ये पूरा जो पैकेज इनका होता है, ये कहीं दूसरी कल्चर में जाके ये रमते नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि बंगाल का जो व्यक्ति है वो सीपीएम को, कांग्रेस को आउटसाइडर नहीं मानता है। तृणमूल कांग्रेस तो वहीं से, कांग्रेस से निकली पार्टी है, इनको आउटसाइडर मांगता है। इनको अभी समझ ही नहीं है। ये सोच रहे हैं कि एक उत्तर प्रदेश का कोई एसपी, एडिशनल एसपी, कोई पुलिस वाला जाके किसी मुसलमान कैंडिडेट को भड़का देगा, धमका देगा उसके परिवार के लोगों को, और पूरा जो है उत्तर प्रदेश की तरह कमजोर हो जाएगा मामला और सांप्रदायिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बंगाल बंगाल है। एक सयोनी घोष गाना गा रही हैं आजकल, आपने सुना होगा, बड़ा लोकगीत है वहाँ का। जैसे पाल तुले दे माजी हेरा कोरिस्ता और अमी जामो मदीना, ये लोकगीत है वहाँ का। और अगर आप इसको यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे अमी जामो मदीना, तो आपको अधिकांश इस गाने के सिंगर हिंदू मिलेंगे। ये गाना वहाँ के दुर्गा पूजा पंडालों की ऑर्केस्ट्रा पार्टी में गाया जा रहा है, रियलिटी कॉन्टेस्ट में गाया जा रहा है, खेतों में गाया जा रहा है, लोग रील्स बनाते हैं। और आज से नहीं, आपको 10 साल 15 साल पुराना वीडियो मिलेंगे। अब इसको सयोनी घोष गा रही हैं। तो बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है। वहाँ पे आप मतलब ये जो राजनीति गाय वाली आप ले जाके वहाँ करेंगे तो नहीं चलेगी। कि कोई उत्तर प्रदेश का पुलिस वाला भेज दें, वो मुसलमानों को डराए और सब कहे कि नहीं तो अब हिंदू एक हो जाओ, ये उत्तर प्रदेश का पुलिस वाला आया मुसलमानों को ठीक कर रहा है। ये बंगाल में नहीं चलता है। अभी प्रोफेसर स्वामी सही कह रहे थे कि बंगाली कल्चर लिंग्विस्टिक कल्चर है वो। दूसरा है कि SIR का मामला बहुत गंभीर है, और मैं इसमें ज्ञानेश गुप्ता का दोष कम दूंगा, क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता तो कॉम्प्रोमाइज आदमी है। देखिए, उसने अपने इंस्टीट्यूशन खत्म किया, वो कॉम्प्रोमाइज है, वो बीजेपी के लिए काम करता है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की खामोशी पर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 8-9 महीने एक सेमिनार नुमा जो हियरिंग चलाई है SIR पर, यह बड़ा चिंता का विषय है। आप देखिए, कल जहां चुनाव हो रहा है 34 लाख एप्लीकेशन गई है ट्रिब्यूनल के सामने। 34 लाख जिनको संवैधानिक अधिकार मतदान देने का है, वो 34 लाख लोग कल वोट नहीं डाल पाएंगे। और ट्रिब्यूनल बने 19 ट्रिब्यूनल ने कितने नाम क्लियर किए हैं? 1468 कुल, यानी 34 लाख एप्लीकेशंस में 1468। और हम लोगों ने लगातार, राजीव जी आपने सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को लाइव किया है, और आप देखिए कितने गैर जरूरी सवाल पे जजेस जो है ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं। एक मोटी सी बात कि SIR कानूनी है या नहीं है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं कह पाया है। सबसे बड़ा जो संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद संविधान बना, जिसको सुप्रीम कोर्ट का काम है उनकी उस संविधान की रक्षा करना, उनको तनख्वाह, गाड़ी, बंगला इसीलिए मिलता है, और वो सेमिनार कर रहे 9 महीने से। उनको इस बात की अर्जेंसी नहीं है
कि लोगों का कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है वोट देना, वो वंचित हो रहा है। ये तो नींद हराम होनी चाहिए जजेस की। एक भी व्यक्ति का अगर जो है वो वोट नहीं हो रहा है तो जज साहब को परेशान होना चाहिए। वो कह रहे हैं अगली बार डाल देना। कितना कैजुअली एक ऑब्जर्वेशन आया सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तरफ से कि इस बार नहीं दे पाए तो अगली बार दे देना। ये कोई कैजुअल अधिकार नहीं है, मताधिकार। इसी अधिकार के लिए तो लोग फांसी पे चढ़ गए, भगत सिंह, राजगुरु, तमाम लोग जी, कि हमारा अपनी सरकार होगी। सुप्रीम कोर्ट से मुझे बहुत ही निराशा हुई है, बहुत निराशा हुई है कि 34 लाख लोग को मालूम नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इतना उनका जो है इतना मैच्योरिटी नहीं है कि ये जो पूरा SIR किया जा रहा है इसका पॉलिटिकल मोटिव है, किन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। एक और आखिरी बात कि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने जाधवपुर यूनिवर्सिटी को लेके बड़ा एक बयान दिया कि बड़ी एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है। एक देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश की बड़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी को कह रहा है एंटी नेशनल। तो क्यों कह रहे थे, उसका कारण क्या बता दें कि पिछले चुनाव में जाधवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तमाम सिविल सोसाइटी उसमें वो भी थे और वहाँ के छात्रों ने मिलकर कैंपेन चलाया नो वोट फॉर बीजेपी। वो कैंपेन आज भी है। उसमें पश्चिम बंगाल में सामाजिक स्तर पे काम करने वाले तमाम लोग हैं, उसमें जाधवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र और टीचर भी होंगे। उस वजह से उसको जाधवपुर यूनिवर्सिटी को वो कह रहे हैं कि बड़ी एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो कुल मिला के राजीव जी कल जब मतदान होंगे तो हम लोग देखेंगे कि बीजेपी जिसको कल के पोलिंग में 18 सीटें आई थी कल के चरण में, तो वो 18 रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग इस पे कल ध्यान रखेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ, क्या अगर इसकी बात 142 सीटों की बात की जाए, 24 परगना का आप जिक्र कर रहे थे वो, और 31 सीटें हैं दक्षिण 24 परगना में, टोटल उत्तर और दक्षिण मिलाकर 65 सीटें हैं वहाँ, और ये 2 सायोनी घोष और अभिषेक बनर्जी उसी एरिया से आते हैं। ओवरऑल मैं सिर्फ दक्षिण परगना की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 दक्षिण परगना, उत्तर और दक्षिण की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल 142 सीटों पर क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ आपके पास खबरें हैं? 123 सीटें ठीक ठाक यहाँ पर, मतलब 90% स्ट्राइक रेट इन 142 सीटों में, और 90% नहीं तो 85% के लगभग, 85 to 90%। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या ये रिटेन करते हुए ममता बनर्जी दिखाई देती हैं या बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पे? नहीं, अभी तो जो लग रहा है उसमें तो ममता बनर्जी को रिटेन करने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया बीजेपी ने, उन पर अटैक करके और लगातार अटैक करके एक बंगाली अस्मिता का जरूर कर दिया। लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ ये कि कहीं ऐसा, मतलब मैं ऐसा मुझको लगता है क्योंकि बीजेपी का भी ये बहुत गिर गया है। मतलब एक तो पहले से ही बीजेपी को आउटसाइडर मानते हैं बंगाल के लोग, और उन्होंने इसकी वजह से, मतलब चूंकि CPM के लोग TMC को वोट नहीं देना चाहते थे तो उन्होंने वो वोट किया था इसके बीजेपी के पक्ष में, तो उनको कुछ सीटें उसकी वजह से भी आई, तो एंटी TMC जो वोट था वो उसको उन्होंने ले लिया। लेकिन इस बार ऐसा होना मुश्किल लग रहा मुझको कि बीजेपी, मतलब ये इस चरण के बारे में मैं नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें तो 90% उनका स्ट्राइक है, और थोड़ा भी कोई भी अगर सीटें खिसकती है, अगर मान लिया कांग्रेस या CPM या किसी और के पास भी जाती है सीटें, तो इसको नुकसान होगा। लेकिन इसमें हमको लग रहा है क्या कि जो रवैया अभी दिखाया, इसमें मतलब है क्या कि वो इन इलाकों में
बीजेपी कंटेस्ट में नहीं है, मतलब कंटेस्ट भी करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वो ये सब पोलराइजेशन और धमकी दो, और ये मैं तो अब जरा पोलिंग परसेंटेज पर डिपेंड करेगा, अंदाजा लगेगा कि इनके धमकी का कोई असर हो पाया या इन्होंने फिजिकली रोका। क्योंकि क्या है, रामपुर, संभल, इन इलाकों में तो इन्होंने फिजिकली रोका, जगह जगह तैनात कर दिए नाके पर लोग, और तो महिलाओं का चेक करने लगा उनका जो काम नहीं है, वो जो है आइडेंटिटी जो है वो बूथ के अंदर जो है वो जांच करनी है, ये कानून है। लेकिन वहां क्या किया, वहां पहले से उसको पूछ रहा अलाव का है तुम्हारे पास है कि नहीं, तो क्या है नहीं है, वो मतलब कि एक प्री स्क्रूटनी या प्री व्यू कहिए, वो पहले कर लिया, जो काम है अंदर का। ये राजीव कुमार ने ये मतलब चुनाव आयोग में आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि 10 साल में कई चीजें उन्होंने परफेक्ट कर ली है। जो चुनाव को रिग करने का, जो उसको ये करने का, वो उसमें कई तरह मशीन काउंटिंग की रिपोर्टिंग में, लास्ट में मतदान का जो डेटा है वो रिलीज करने में, ये सारे में कई तरह के उन्होंने परफेक्शन हासिल कर लिया है। SIR से लेकर SIR भी इसीलिए हुआ कि जो आया क्या कि भाई जब वोट घुसा लिया है बीजेपी वालों ने और वो पकड़ने लगा लोग, तो अब उसके लिए वो SIR कर दिया कि वो बाद में होगा ना, तुम पकड़ोगे क्या, पहले ही तुम्हारा वोट ही काट देते हैं, उसके देखते रहो। तो ये पूरा परफेक्शन के साथ इन लोगों ने, जिसको कहते हैं, उसको मास्टर कर लिया है मैनिपुलेशन, और वो आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझको लग रहा है यहाँ भी जो है वो संभल, रामपुर, इसके एक्सपीरियंस को, ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं बीजेपी ये के TMC के, उनको रोका जाए, या स्ट्रॉन्ग होल्ड उसके ही नहीं बाकी का भी वो कर सकते हैं। मतलब जो एंटी बीजेपी वोट है उसको किसी तरह से कम किया जाए। तो परसेंटेज ऑफ वोट पोलिंग अगर डिफर करता है जी, तब तो क्लियर हो जाएगा कि चुनाव आयोग ने ये जो 2 चरण बनाए थे इसी तरीके से बनाया था कि एक बीजेपी को क्लीन बढ़िया से वोट करने के लिए 93% वोट आ गया, वहां पर पोलिंग काफी परसेंटेज हो गया। अब यहाँ पोलिंग अगर घटता है, इसका मतलब कि अपने में इलाके में तो बढ़िया से पोलिंग करवा लिया और यहाँ नहीं किया, तब आपको शक होना चाहिए कि ये जो अरेंजमेंट था ये बीजेपी के पक्ष में किस तरह किया गया। मतलब अगर पोलिंग परसेंटेज में अगर डिफरेंस होता है, कम अगर पोलिंग अगर होती है, तो निश्चित तौर पर यह मानना चाहिए वो जो ज्यादा पोलिंग करवाए हैं वो उसका फायदा बीजेपी को कराना है। अब हुआ नहीं हुआ हमको मालूम है, लोग कह रहे हैं कि एंटी बीजेपी वोट ही मतलब जम करके लोगों ने दिया है, लेकिन मुझको इन लोगों का जो जिस तरह से ये चुनाव जीतते आए हैं उससे मुझको डाउट तो जरूर है कि कुछ न कुछ घपले करके उन्होंने रखे हैं। और ये है इनका जीतना क्यों जरूरी है उस पर भी एक बार बात करना चाहिए। एकदम मोदी का ब्रांड पूरा मोदी जी का गिर गया है, बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड चल नहीं रहा है। देश अभी जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, पेट्रोल की कीमत और ये मतलब इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत होने वाली है कि बहुत ही बुरा हाल चलेगा अभी उस समय तक कि ईरान इजराइल वार का जो असर होने वाला है। तो ये सबको देखते हुए उनके लिए जरूरी है कि बंगाल जीत के वो बता सके कि वो मतलब बता सके क्या, आप खुद को ही बताना है, जनता को तो कुछ बताना है नहीं, जनता को तो गोदी मीडिया के जरिए जो बताना है वही जानना है। तो वो खुद को बताना है कि देखो मैं जीत गया, ताकि उनको लोग जो है घेर न सके इकोनॉमी के इशू पर, ये बोले कि हम तो अभी तक पॉपुलर हैं और ये तो विपक्ष वाले ऐसे हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है, अदरवाइज चुनाव के नतीजे से उनकी सेहत पर अगर मान ले ये TMC लैंड्स बहुत ज्यादा विक्ट्री से जीतती भी है तो उससे मोदी सरकार की सेहत पर कोई ज्यादा असर मैं नहीं देखता। जी, ज़्यादा असर नहीं देखते हैं आप। ज़रा प्रफुल्ल जी आप क्या देखते हैं, और कल का चुनाव और इसमें भी एक छोटा सा सवाल कि जो 142 सीटों पे जो मतदान होना है उसमें ममता बनर्जी, बीजेपी, कांग्रेस और CPM वामदल
गठबंधन कौन कहाँ दिखाई देता है? सर ये तो अनिल सर चले गए। उन्होंने जो कहा था दक्षिण बंगाल में 24 परगना, दोनों 24 परगना में तृणमूल को 6 सीटें मिली थी। जो 18 सीट हम लोग दक्षिण बंगाल में गिनते हैं 107 में से, वो 18 सीट उनको मिला था। वो सभी मतुआ प्रभावित क्षेत्र है, मतुआ वोटों का प्रतिशत रहा है। दक्षिण 24 परगना में बनगांव है और तमाम तरह के जो जितने भी 6 सीट हैं तो मतुआ प्रभावित क्षेत्र है और उसमें इस बार इनकी हालत पतली है। इसलिए ये जो 18 सीट है ये तो सीधे सीधे मुझे लगता है कि ये कम से कम अब 12 नहीं तो 13 नहीं तो 12 तो हो ही जाएंगे, 12-13 में रहेंगे 18 से जो है। क्योंकि कलकत्ता का सीट जो 35 है, 107 में 35 सीट कलकत्ता का है, उसमें तो पहले भी 0 थे और 107 में 18 सीट इन्होंने लिया था। तो वो 18 जो है सो ये 12 अधिक से अधिक 12 पर रहेंगे क्योंकि मतुआ प्रभावित क्षेत्र में जाएंगे। दूसरी बात, कल हम लोग इस पर बात करेंगे, पहले भी बात किए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जो संकट ये खड़ा करेंगे। देखिए 2 शब्द है सर अंग्रेजी में, एक बोलते हैं प्रोबेबल, एक बोलते हैं टेनेबल। तो ये जो लॉजिकल जो डिस्क्रिपेंसी निकाले हैं, ये प्रोबेबल तो मानते हैं कि ये मतदाता हैं, लेकिन इनको टेनेबल नहीं मानते जी। इनको संदिग्ध बना करके रख छोड़ा। अभी सर ने बताया है, मुझे लगता है कि 1474 में से 1468 को उन्होंने योग्य पाया है मतदान के लिए। तो जो उन्होंने देखा है 34 लाख में से, तो 96% को उन्होंने योग्य पाया है। तो इतने लोग जो बिना विचार के, बिना न्याय के वोट देने से वंचित रह जाएंगे, वो उसमें बहुत भारी संख्या होगी जेन्युइन वोटर्स की। ये माना कि मतदान मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी तो है और इस पर अगर कोर्ट फैसला नहीं कर रहा है तो इस बात को देखना होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा प्रभाव तो हमारे लोकतंत्र पर भी नहीं पड़ेगा, पश्चिम बंगाल के साइड पर भी नहीं पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है लंबा, जो पाल शर्मा जी जो हैं IPS के अफसर में, ये बहुत सकारात्मक इसका असर होगा क्योंकि इससे यह बात जाएगी कि ये जो झमेला खड़ा कर रहे हैं इसका संबंध हिंदी प्रदेश की राजनीति से नहीं है, इसका संबंध योगी जी की राजनीति से है, इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदी के नाम पर या हिंदुस्तान का जो इलाका बता रहे हैं उसके नाम पर जितने खुराफात कर रहे हैं वो असल में हिंदी पट्टी का या हिंदी लोगों का खुराफात नहीं है। ये दोनों गुजराती हैं। अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर कमान संभाल करके एक अच्छा सा इसको दिया है और इसको भाषाई मोड़ देने के बजाय उसको संभाल दिया है। नहीं तो जानते ही हैं कि चीजें कितनी जल्दी फ्लेयर अप हो जाती हैं। ये यह भी चाहते हैं कि भाषा विवाद भी खड़ा हो जाए क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, जहांगीर ने जो दुर्गा का बिंब दिया है कि माँ हमारी दुर्गा है, अब अन्य प्रदेशों में शायद ही इस तरह का बिंब कोई मुसलमान अपने बचाव में किसी शक्ति को याद करे, महिला शक्ति को उस तरह से याद करे। तो ठीक ही कहा अनिल सर ने कि यहाँ जिस प्रकार का कम्युनल वायलेंस से भड़काना चाहते हैं वो नहीं होगा। लेकिन खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि जो गिरफ्तारी होगी उससे पोलिंग एजेंट के टोटा पर जाएंगे। जो भी संभावित पोलिंग एजेंट होगा इनका तृणमूल कांग्रेस का, इसको ये गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि छांट करके ये सिर्फ तृणमूल के कार्यकर्ताओं का, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नाम इन्होंने दिया है। इसको अगर डिस्टर्ब कर देते हैं, इसको डरा देते हैं तो बहुत जबरदस्त इसकी प्रतिक्रिया होगी कि तृणमूल कांग्रेस के जो भी पोलिंग एजेंट होंगे वे दबेंगे नहीं और तब हो सकता है कि एक प्रोवोक्ड वायलेंस का वातावरण इस बार बने। देखा जाए, हम हमेशा बेहतरी की उम्मीद करते हैं, बेहतर की उम्मीद करते हैं और गुड सेंस प्रिवेल करे, सद्बुद्धि काम करे, हमेशा काम है। लेकिन जिस स्तर पर ये ले गए हैं उस स्तर पर अगर पोलिंग एजेंट को डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट लग सकता है चुनाव के दिन और तब हिंसा, ये प्रोवोक्ड वायलेंस की जिम्मेवारी निश्चित रूप से चुनाव आयोग की होगी। चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि चीजें उस तरफ न मुड़े। जी, बहुत महत्वपूर्ण। जरा अमलेंदु जी। हाँ, प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी प्रशांत जी। जी, सिर्फ एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो पुलिस वाला है उत्तर प्रदेश का अजय पाल शर्मा, क्या इसके तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं? क्या एक भी वीडियो ऐसा कोई है कि ये बीजेपी के कैंडिडेट या उनके बीजेपी के दफ्तर में भी गया है? क्या उनको इसने अनुशासित करने की कोशिश की है?
ये ऑब्जर्वर चुनाव आयोग का है कि बीजेपी का है? इसके जो वीडियो मुझे दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ तृणमूल के दफ्तरों में जा रहा है। तो इससे बहुत साफ एक संकेत है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह ये काम कर रहा है। क्योंकि अगर इसको वाकई ये पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर है चुनाव आयोग का, तो इसको तो बीजेपी के भी दफ्तर में जाना चाहिए था, कम से कम ये कहने के लिए कि भाई आप भी ठीक रहना। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके बाद हुआ ये है कि उसी एरिया में तलाशी लेने के लिए, जहांगीर खान के एरिया में तलाशी लेने के लिए इसने भेजा है, सीआरपीएफ को भेजा है, सीएपीएफ को भेजा है, और वहाँ पर नारेबाजी हुई है, कुछ लोगों को वहाँ से उठा कर ले जाया गया है, ये सब भी हुआ है। और अमलेंदु जी और अच्छे से बताएंगे, लेकिन प्रफुल्ल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी प्रफुल्ल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसे जो अफसर्स होते हैं ना, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, किसी ऐसी एक्टिविटीज में फंस जाते हैं, बाद में पॉलिटिकल बॉसेस इनको अपने क्लच में ले लेते हैं, उनके किए गए काम को उनकी फाइल दबा करके, और ये उसके बाद ये निरंतर उस रास्ते पर चलते चले जाते हैं जो इनका पॉलिटिकल बॉस चाहता है, और इनके कोई अपनी आकांक्षा नहीं होती है। ये दस्यु है। और दूसरी तरफ जब दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो वो भी इनको बख्श देती है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी का सवाल होता है, अफसर्स कम्युनिटी का सवाल होता है। लेकिन इस बार जो शत्रुता के स्तर पर केंद्र सरकार चीजों को ले गई है, ये बख्शे नहीं जाएंगे, इस प्रकार के संकेत आ रहा है। और इस प्रकार के, क्योंकि अफसरों पर भी नई गाज गिरेगी। जी 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 जी, नई गाज गिरेगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और लेकिन अमलेंदु जी कुछ जोड़ रहे थे आप? एक तो ये बीजेपी जो है अब जिस तरीके की संस्कृति पैदा कर रही है, और प्रशासन के अंदर भी अब इसने जो है वो डिवाइड एंड रूल की नीति अपना ली है। तो ये डिवाइडर इन चीफ जो है वो प्रशासन के अंदर भी उन्होंने अब इस तरीके के खेमे बना दिए हैं। और ये दुश्मनियां राजीव जी अब काफी ज्यादा परेशान करेंगी आगे आने वाले समय में। सरकार चाहे किसी की बने हो, किसी की भी रहे, तो ये कि स्थायी खाई में उन्होंने डाल दी। दूसरा मुझे क्या लगता है राजीव जी कि ये बंगाल को भी मणिपुर बनाने की तरफ ले जाना चाहते हैं, चाहे ये जीते चाहे हारे। इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां हैं और जिस तरीके से वहां किया जा रहा है, तो ये अब बंगाल को मणिपुर बनाने की ओर ले जाना चाहते हैं। दूसरा राजीव जी, जो आप बता रहे थे कि जब तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर इसने छापा मारा है जहांगीर खान के यहाँ, 29 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना आ रही है कि 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इसके खिलाफ वहां खूब जबरदस्त नारेबाजी हुई है। अभिषेक बनर्जी जो है उन्होंने कल चैलेंज देते हुए कहा है कि मैं देखूंगा 4 मई के बाद कि दिल्ली से किसका बाप आकर यहाँ इन गुंडों को बचाता है। तो अमित शाह जी की जो भाषा थी राजीव जी, उसका जवाब भी इस तरीके से आना शुरू हो गया है। तो अमित शाह जी तो चले गए हैं, 4 मई को आएंगे नहीं अमित शाह जी, लेकिन अभिषेक बनर्जी भी 4 मई को रहेंगे बंगाल में ही। अब वो कह रहे हैं कि 4 मई के बाद मैं देखूंगा कि दिल्ली से किसका बाप यहाँ आकर इनको गुंडों को बचाता है राजीव जी। तो आप समझ सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर राजनीति किस ढंग से किस दिशा में जा रही है, और उसमें भी अगर आप डर पैदा करने की कोशिश करें, नफरत बढ़ाने की कोशिश करें, बंटवारे की कोशिश करें, चाहे घुसपैठिए की बात करें या कुछ और करें, जबकि आपके पास सब कुछ है, साधन संसाधन सरकार सब आप ही हैं, और उसके बाद आप किसका डर और क्यों दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है। एसआईआर करवाया इसलिए क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो घुसपैठिए हैं और उनका नाम काटना चाहिए। स्वागत है, आप कीजिए, लेकिन आपको कितने घुसपैठिए मिल गए ये भी तो बताइए। बिहार में कितने मिले, झारखंड में कितने मिले, पश्चिम बंगाल में कितने मिल गए? नाम काट के एसआईआर में लोगों को परेशान करके, और ऐसे ऐसे लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, अमर्त्य सेन टाइप के लोगों को भी खड़ा किया, सुभाष चंद्र बोस के परिवार को खड़ा किया। तो आप समझ सकते हैं कि आप कर क्या रहे थे। तो ये परिस्थितियां वहाँ पर एसआईआर को लेकर हुई, और इसलिए लोग पोलराइज्ड हो गए। और दूसरी चीज़ जो पोलराइजेशन का एक सबसे बड़ा जो यहाँ पर मोबिलाइजेशन का जो मामला है वो ये है कि जब ये जो तस्वीर हम 4 लोगों के 5 लोगों के बीच में एक तस्वीर आप देख रहे हैं, वो सो कॉल्ड यहाँ क्या क्या नहीं कहा जा रहा है इसके बारे में उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये साहब जब पश्चिम बंगाल जाकर दादागिरी करने की कोशिश करेंगे, वो भी चुनाव का वक्त है, कम से कम चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग क्या पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहा है। ये भी सवाल उठता है, बड़ा सवाल है कि ये
कौन है जो इस चुनाव को कंडक्ट कर रहा है? एक बड़ा सवाल है। इस चुनाव को क्या चुनाव आयोग कंडक्ट करवा रहा है या कोई पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट करवा रही है? ये भी बड़ा सवाल है यहाँ पे। और क्योंकि चुनाव आयोग इस ढंग की हरकतें नहीं करता है, करना नहीं चाहिए। संविधान पे भरोसा रखते हैं हम, हमारा ग्रुप, हम लोग, हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, हम सब लोग देश के लोकतंत्र, देश के संविधान की रक्षा के लिए ही बैठते हैं। जो खबरें पहुंचाते हैं वो और उसका जो विश्लेषण है कहीं ना कहीं संवैधानिक दायरे का हम निर्वहन करते हैं, हम इस लोकतंत्र की चिंता करते हैं। और इसलिए, लेकिन कौन है जो इस लोकतंत्र को तोड़ने का काम, कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो चुनाव आयोग को कमज़ोर करके बैठा हुआ है? कौन है जो ऐसे लोगों को भेजता है सीधे सीधे गुंडागर्दी करने के लिए? ज़रा सोचने की ज़रूरत है। और जैसे प्रफुल्ल जी कह रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद, और अभी अमलेंदु जी ने भी कहा कि अभिषेक बनर्जी का जो जवाब है, उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा भी सही नहीं कही जाएगी। लेकिन अगर इसी ढंग से अगर आपको कोई बार बार गालियां देते रहे और आप बिल्कुल शांत रहें, तो एक समय आएगा कि आपको गुस्सा आएगा। आप गांधी नहीं बन सकते हैं। कोशिश कीजिए गांधी बनने की, लेकिन फिर भी ज़माना जो है उसमें आपको कोई 4 बोलते हैं ना कि एक थप्पड़ मारेगा। गांधी जी तो दूसरा गाल दे देते थे, बोलते थे दूसरा गाल दे दो, लेकिन यहाँ पर दूसरा थप्पड़ सामने वाला दे देता है। तो और वो भी पॉलिटिक्स, जब इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो तो यहाँ पर परिस्थितियाँ इस ढंग की विषम हो जाती हैं। और ऐसे में कल का चुनाव, पहले फेज का चुनाव जो था, उसके बाद ये दूसरे फेज का चुनाव, ये भी ज़रा सोचिएगा। कल हम लोग दिन भर इस पर विश्लेषण करेंगे। दूसरे फेज का चुनाव जो है वो आखिर क्यों इतना आक्रामक हो गया? वो चुनाव क्या इसके बाद हम कल हिंसा भी देखेंगे? लोग कह रहे हैं हिंसा नहीं हुई। हिंसा पहले फेज में भी हिंसा हमने देखा है, तो दूसरे फेज में भी और हिंसा को हम इसके साथ साथ बढ़ते देखेंगे या यहाँ पर कुछ और देखेंगे? शांतिपूर्ण मतदान हो, इसी की उम्मीद हम करते हैं। कल सुबह 8 बजे से लगातार हम आप तक पहुँचाएंगे पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट मतदान की, और शाम 5 बजे से लगातार आप देखेंगे हमारे चैनल पर सबसे सटीक एग्जिट पोल। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका भी शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका भी जो बने हुए हैं इस कार्यक्रम में। सोलोमन दास साहब